अनसुनी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य, संस्कृति, लोक और भाषा पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हेतु भारद्वाज जी, जो हिंदी के सबसे सक्रिय और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों में हैं। चूँकि वो 60 के दशक से लगातार लिख रहे हैं, तमाम साहित्यिक आंदोलनों को देखा है, लघु पत्रिका आंदोलनों को देखा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा राजस्थानी बोली में, राजस्थान में साहित्य खूब लिखा जाता है और हिंदी भाषा का विकास बोलियों के साहित्य से हुआ है। लेकिन अब बोलियां हाशिए पर है, लोक हाशिए पर है, तो हम बोली, लोक, भाषा, परंपरा पर भी बात करेंगे। आप लगातार 60 के दशक से निरंतर साहित्य में सक्रिय हैं। आप जितने रचनात्मक हैं, संवाद में भी आप उतने ही सक्रिय हैं। आपने सभी विधाओं में लिखा है, उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, आलोचना और तमाम विषयों पर आपने लेखनी चलाई है। और सही में यह कहना बहुत मुश्किल है कि आपकी मुख्य विधा कौन सी है। मैं एक साधारण से गांव में, बहुत जिसको हम पिछड़ा हुआ कह सकते हैं शिक्षा के दृष्टि से, उसमें पैदा हुआ। लेकिन मेरा जो बचपन था वो बहुत समृद्ध भी था। समृद्ध इस दृष्टि से कि वहाँ मुझे लोक की छवियाँ देखने का अवसर मिला। गरीबी के बावजूद जो लोगों में उल्लास था, जो लोगों में सौहार्द था, लोगों में जो रचनात्मकता थी, उस सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित किया। और आज भी अगर मुझे उस गांव में जाने का मौका मिलता, यद्यपि वो गांव वो नहीं है, लेकिन मैं उस अवसर को कभी चूकता नहीं हूँ। 85 वर्ष की उम्र में भी मुझे गांव जाने में हार्दिक प्रसन्नता होती है। ये मानना कि लोक में रचनात्मकता नहीं होती है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। अगर लोक में रचनात्मकता न होती, लेकिन रचनात्मकता के आयाम बहुत अधिक होते हैं। मैं देखता था गांव में किसी को खाट बुनना बहुत अच्छा आता है, किसी को ढोलक बजानी बहुत अच्छी आती है, बल्कि ये तक था कि किसी महिला को पैर में कांटा चुभ जाए, उन दिनों बहुत चुभते थे कांटे, तो किसी को कांटा निकालने बड़ा कौशल था। और कोई जो सिर पर ईंटरी रखी जाती है वो बहुत अच्छा बनाती थी। पहले वो सांझी रखी जाती थी, दशहरे से पहले लड़कियां वो गाती थी। तो अनेक अनेक उपादान ऐसे थे जिनमें लोगों की जो रचनात्मकता है वो जाहिर होती है। लोक बहुत रचनात्मक होता है और उसकी रचनात्मकता को जो पी सकता है, जो ग्रहण कर सकता है, वही उसको एप्रिशिएट भी कर सकता है। मैं आज भी आपको पुराने अपने बचपन के चौबोला सुना सकता हूँ, नौटंकी गीत सुना सकता हूँ, मैं आपको आला सुना सकता हूँ, मैं आपको ढोला सुना सकता हूँ। ये जो लोक रूप थे, ये आज भी मुझे आकर्षित करते हैं। कि अब 60 में मैंने एमए किया था और मेरी पहली नियुक्ति राजस्थान के महाराजा कॉलेज जयपुर में हुई थी लेक्चर के रूप में। तब से मैंने लेखन शुरू किया और तब ये नई कहानी वाला विवाद आरंभ हो गया। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वहाँ बहुत अच्छे लोगों का सानिध्य मिला और मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। और कहानियों का जो मेरा दायरा था वो मेरा गांव था, मेरा अंचल था। और मैंने अपने अंचल को लेकर के उस समय बहुत सारी कहानियाँ लिखी। और उस अंचल की जो मेरी लिखी हुई कहानियाँ हैं वो धर्मयुग में छपी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी, नई कहानियाँ में भी छपी। मुझे याद है कि एक कहानी भीष्म साहनी ने और नई कहानियाँ में छापी थी, एक पल का सुख। वो मेरे गांव की एक सच्ची घटना पर थी, लेकिन उस घटना को इतना मार्मिक मोड़ दिया गया कि बाद में उस कहानी पर एक फिल्म भी बनी। एक मेरी कहानी है जिसका बहुत ज़्यादा उल्लेख किया जाता है, पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप नहीं होगा। उसको मैंने एक जो नाटक की अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ, प्राप्त, आशा, यथाप्ति, फलागम, इस तरह से होती हैं। कहानी में नाटक और कहानी में नाटक और नाटक में तो अब देखिए, देश की जो आज़ादी होती है उससे प्रारंभ होता है। चुनावों का नाटक किस तरह से होता है, किस तरह आगे हम वोट देने के हम प्रशिक्षण लेते हैं। ये हमारे जीवन में पहली बार है। किस तरह हमें
धोखा दिया जाता है, किस तरह वोट के द्वारा हमको छला जाता है, किस तरह बेईमानियां की जाती हैं और किस तरह से वो प्रपंच चलता रहता है, और वो प्रपंच आज तक चल रहा है। मेरे 8 तो कहानी संग्रह छपे। अच्छा, वो टोटल 20 से टोटल 20 से 35 तक समझिए, 20 बहुत से ज्यादा 35 कहानी संग्रह और उपन्यास हाँ। लेकर, और 2 बार इनको राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया तब नई कहानी और नई कविता आंदोलन चल रहा था, और 60 के दशक से लगातार विभिन्न आंदोलनों में ये सक्रिय रहे हैं, और लघु पत्रिका आंदोलन भी तब से चली। 60 के दशक में देश भर से जो 60 के दशक में ही वो विवाद पैदा हुआ था शेषात्रिश पत्रिकाओं का और इन ऐसी पत्रिकाओं का जो कि सरकारी आश्रय से निकलती हैं, वो चला। तो तब उसके बरक्स और लघु पत्रिका आंदोलन शुरू हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लघु पत्रिका आंदोलन औपचारिक रूप से 60 के दशक के बाद आता है, लेकिन अगर हम पूरी परंपरा को देखें और हम बहुत पीछे जाएं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पत्रिका निकाली थी, हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से, वो पहली है। जीवन की, देश की, समाज की समस्याओं पर सोचने वाले लोगों का अभाव नहीं है। हम बिल्कुल मौलिक रूप से उनको सोचना चाहते हैं, उनको अपना समय देना चाहते हैं, लेकिन जरूरत होती है उनको प्लेटफॉर्म देने की। बिल्कुल। तो लघु पत्रिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनी। देखिए, मैं आपको एक बहुत रोचक किस्सा सुनाता हूँ। अहमदाबाद से एक पत्रिका निकली थी, रामावतार चेतन ने निकाली थी। तो उसने, रामावतार चेतन ने पहले उसमें और भवानी प्रसाद मिश्र का एक इंटरव्यू छापा। उन्होंने पूछा कि आपको जो अमुक पत्रिका का अंक दिया था वो कैसा लगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई, मैंने पूछा कि इसका अगला अंक कब निकलेगा। तो रामावतार चेतन ने कहा कि ये मत कहिए कि अगला अंक कब निकलेगा, अब आप ये पूछिए कि किस नाम से निकलेगा। तो देखिए, ये ताकत थी लघु पत्रिका की कि मैंने निकाली पत्रिका, मेरे साधन खत्म हो गए, दूसरे ने निकाल दी, वो खत्म हो। ये एक चेन चली, लघु पत्रिकाओं की एक श्रृंखला थी, और आज भी वो श्रृंखला है। आपने कहा कि लघु पत्रिकाओं का मुख्य काम था जो हाशिए के लोग हैं, नए लोग हैं, उनको मंच देना, उनको प्रतिनिधित्व देना, रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या लघु पत्रिकाएं इस काम को कायदे से कर पाई? जिन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ पत्रिकाएं निकाली, लघु पत्रिकाएं निकाली, वो लोग अपनी प्रतिज्ञाओं से हिले नहीं। 1948 में अज्ञेय ने प्रतीक निकाली। प्रतीक थी, वो दूसरे मानस के आदमी थे, लेकिन 50 और 60 के दशक में ही कुछ ऐसी पत्रिकाएं निकल गई थी जो उस अभिजात वर्ग से अलग थी, जैसे मार्कंडेय वगैरह ने निकाली थी। और उन पत्रिकाओं में ये झलक गया था, कथा थी जैसे, और कथा तो बाद में निकाली, मार्कंडेय जी एक और पत्रिका निकाली थी। तो वो पत्रिकाएं ऐसी थी जिनमें वो जो जीवन था, जो इस समय अज्ञेय की, रघुवीर साहब वगैरह जो पत्रिका, कृति वगैरह पत्रिका जो निकाल रहे थे, उससे भिन्न किस्म का मिजाज था। नहीं, शनिचर और उत्कर्ष भी निकला। देखिए, शनिचर बहुत बाद में निकला है। शनिचर कलकत्ते से निकला, वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रतिज्ञाओं पर रहा। तो ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं रहीं जो अपनी प्रतिज्ञाओं पर चलती रहीं, और उन्होंने उन सवालों को केंद्र में रखा जिन सवालों से कि हमारी जो मुख्य धारा की कविताएं थी वो बचकर निकलना चाहती थी। मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं लघु पत्रिकाओं में छपी, अज्ञेय की बहुत कविताएं लघु पत्रिकाओं में छपी, महाश्वेता देवी की सारी रचनाएं लघु पत्रिकाओं में छपी। इसलिए इन लोगों ने अपना जो काम था वो किया। अब उस काम में कितनी इनको सफलता मिली, इसका मूल्यांकन तो देखिए आगे होगा, अभी नहीं। अभी जो लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं उनकी भूमिका के बारे में देखिए, उनकी आज जो पत्रिकाएं निकल रही हैं, अब क्या है कि हम 2-3 चीजों का परिवर्तन देख रहे हैं। एक तो प्रिंटिंग में जो क्रांति आई है, प्रिंटिंग सस्ता होने लगा है, सुंदर होने लगा है, तो इसलिए हर पत्रिका बहुत अपने सुदर्शन रूप में निकल रही है, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन जो सामग्री उस पत्रिका में प्रस्तुत की जा रही है, उस सामग्री पर हमको सवाल करने होंगे। लघु पत्रिका
निकालने में, जैसे कल्पना थी, कल्पना एक सेठ की पत्रिका थी, लेकिन वो बद्री विशाल पित्ती की कंपनी के अलावा किसी का विज्ञापन नहीं लेती थी। सही बात है। उसमें और कोई विज्ञापन नहीं छपा, है ना। लेकिन पहले जो पत्रिकाएं निकलती थी, लघु पत्रिकाएं, जो जिससे शनिश्चर, उत्कर्ष वगैरह की आप बात कर रहे हो, इनको तो विज्ञापन मिलते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते थे। लेकिन अब आकर के अब भी बहुत सारी पत्रिका, जैसे हमारी पत्रिका प्रेरणा, उसी को विज्ञापन देखिए, मैं अक्सर निकालता हूँ, मेरी को कोई न मैं प्रयास करता हूँ और न हमारे पास कोई विज्ञापन है। तो लघु पत्रिकाएं बाजार से कितनी बची हुई है? बहुत कम बची हुई है। ये मैं आपको दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बहुत चाकचक्य के साथ पत्रिकाएं निकल रही हैं और अपने को लघु पत्रिका घोषित कर रही हैं, वो विज्ञापनों के लिए भी निर्भर करती हैं, अखबारों की तरह। हाँ, तिक्रम करती हैं। और इतना ही तिक्रम नहीं करती हैं, बल्कि वो तो दूसरे लोगों पर विशेषांक आयोजित करती हैं, और जिस पर विशेषांक आयोजित किया गया उससे उसका सारा पैसा ले लेते हैं। भाई फिर कौन सी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हो आप? उस अंक में फिर उस जिस व्यक्ति पर आप केंद्रित कर रहे हैं उसकी सारी तारीफ ही तारीफ निकलेगी। आपने शुरुआत में लोक के महत्व पर जोर दिया। आपकी रचनात्मकता में लोक ओतप्रोत है, और राजस्थान के जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार हम देखते हैं, सबकी रचनाओं में लोक का बड़ा महत्व है। लेकिन जो क्या ऐसा नहीं हुआ कि 70 के दशक के बाद लघु पत्रिकाओं में लोक का महत्व कम हो गया? नई कहानी वालों ने घपला ये किया कि वो 3 आदमियों पर केंद्रित हो गई, और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और उनका जो एक क्षेत्र था स्त्री पुरुष संबंधों तक सीमित हो गया, बिल्कुल, है ना। दूसरा क्या हुआ कि उसी दौरान कुछ ऐसी लहर आई जिसमें हमारे देश में कुछ नहीं, उसका असर इन पर भी हुआ। यशपाल और जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में, उनकी कहानियों में भी हुआ। आपको वही कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी लहर आई कि जिसमें खुलापन जो है कुछ जरूरत से ज्यादा आ गया। हाँ। और उसके शिकार हमारे ये लोग भी हुए, बड़े लोग भी हुए, लेखक भी हुए। हाँ, और एक पीढ़ी तो पूरी की पूरी उसी में बर्बाद हो गई। क्या जनता से नहीं कट गई? जनता बिल्कुल कट गई। देखिए, जनता की समस्याओं को, उनकी बुनियादी जरूरतों, उनकी सेवाओं, उनकी रोजमर्रे की जिंदगी क्या साहित्य से बाहर नहीं हो गई? बाहर हो गई। और वो जो साहित्य था जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस समय हमने नीम का थाना से तटस्थ नामक पत्रिका निकालनी शुरू की थी। एक व्यक्ति ने हमारे पास भेजा जिसमें जगदीश चतुर्वेदी के कहानी वाले, कविता वाले थे, बीजप वाले थे, तो उनकी कुछ संस्मरण था उनका, और उसमें उनकी कितनी प्रेमिकाएं, क्या उनके साथ व्यवहार रहा, ये रहा, मतलब बहुत गंदा संस्मरण। नहीं, उसके साथ उसका ये बाद में ये हुआ, जो स्त्री विमर्श जो रहा, स्त्री मुक्ति विमर्श ना होके देह विमर्श हुआ, देह मुक्ति का विमर्श। इसमें तो राजेंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ इन विमर्शों की जो दुर्गति हुई है वो इसीलिए हुई। और ये लघु पत्रिकाएं इन विमर्शों में कैद भी हुई। कैद नहीं, इन्होंने अपना ये रोजगार बना लिया। पराश जी, हम कुछ भी कहें, ये तो कह सकते हैं कि भाई भूखे मर के ही थोड़े स्वर्ग दिखता है, लेकिन जो हमारी आवश्यकताओं की चीजें वो अगर पूरी हो जाएं तो विलास से भी स्वर्ग नहीं दिखता है। हम विलासी हों, इससे भी स्वर्ग नहीं दिखता है। अभी इन लोगों ने तो ये बनाया था कि साहब हम 5 स्टार में ठहरेंगे, उसमें ये खाएंगे, ये पिएंगे, दारू बिना। साहित्यकार की एक समय वो पहचान हो गई थी कि अगर आप शराब नहीं पीते तो काहे के साहित्यकार हैं। बांग्लादेश की जितना प्रोमिनेंट लिटरेचर है, चाहे प्रोज या पोएट्री हो, वो डायलेक्ट में, बोलियों में, और ढाका की बोली में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जैसे बांग्ला साहित्य है, पूरी तरह कलकत्ता की भाषा पर है। हाँ, वो डायलेक्ट पर नहीं है। जो बोलियों के लिए जो स्पेस होना चाहिए ना लिटरेचर में, कविता कहानी में, क्या वो स्पेस अभी है हिंदी साहित्य में? नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्द में कहूँ मैं आप, उसके कई कारण हैं। हमारी भाषा पर सिनेमा बहुत हावी हुआ है, हम इसको स्वीकार करें या न करें। भाषा का उसने विकास भी किया है, लेकिन भाषा का सत्यानाश भी खूब किया। लोग खत्म हो गया, उसने लोग को खत्म किया है। लोग खत्म होने से क्या आम जनता की रुचि जो साहित्य के प्रति, वो क्या खत्म नहीं हुई है? खत्म हुई है। लोग अब साहित्य की कोई बात नहीं करता। मैं जब गांव जाता था तो गांव के लोग पूछते थे, भैया अब की कौन क्या कहानी लिखी है, सुना? वो सुनते थे, उन सच्ची घटनाओं को बड़े प्रेम से सुनते थे। और बल्कि ये रहते थे कि भाई यार अब की क्या लिखा, किस पे लिखा है। उन्होंने नहीं माना, मैंने नाम तक नहीं बदले,
लेकिन उन्होंने एंजॉय किया। अब भी मैं जाता हूं, अब कोई मुझे ये नहीं पूछता भैया क्या लिख रहे हो, क्योंकि वो पीढ़ी नहीं रही। उनके पास तो क्रिकेट है और सिनेमा है। क्या साहित्य का स्तर घटा है या जनता का स्तर घटा है? देखिए, न तो नहीं, क्योंकि शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़ गया। देखिए, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है, लेकिन साहित्य के पाठक खत्म हो गए। साहित्य के पाठक इस रूप में खत्म हुए कि उनके पास दूसरे विकल्प आ गए। क्या सिर्फ यही कारण है कि साहित्य नहीं, दोनों ही कारण है। जब हमने पढ़ना लिखना सीखा था तब कोई विकल्प नहीं कोई विकल्प नहीं था। हमें तो आधा की किताब भी मिल गई तो उसको भी बड़े आराम से। हमारे लिए सबसे बड़े लेखक जो थे राधेश्याम कथावाचक थे। सही बात। उस समय आज भी राधेश्याम कथावाचक की मैं आपको सुना दूं, क्योंकि लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा योगदान है। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे हमारे लेखक उस प्रतिज्ञा से हटते चले गए और एक शहरीकरण का दौर ऐसा आया, अर्बनाइजेशन ऐसा हुआ। नई कविता नई कहानी पूरी तरीके से अर्बनाइज्ड हो गई। और उसके बाद यह कविता और कहानी आई, उनमें तो ना अर्बनाइजेशन रहा और ना ही वो गांव का रहा। आजादी से पहले इप्टा आंदोलन चला जिसमें साहित्य और संस्कृति की विभिन्न विधाओं और माध्यमों पर उसका असर रहा, सिनेमा, संगीत, चित्रकला, लेखन, सब पर। वैसे ही 70 के दशक में जनवादी आंदोलन चला जिसका साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत असर रहा और उससे आप बहुत घने तौर पर आप जुड़े रहे हैं और उनके तमाम नायकों खलनायकों को आप जानते हैं। उस जनवादी आंदोलन का क्या हुआ? 1953 के आसपास जो प्रगतिशील लेखक संघ की जो विद्रूपताएं थी, जो विवाद थे इनके, अमृत राय के, यशपाल के और इनके जो रामविलास शर्मा जी के, वो उभर करके सामने आ गए। और 1953 में शायद रामविलास जी ने महासचिव पद भी छोड़ दिया था। बिल्कुल। और उनकी जगह पर कृष्णचंद्र महासचिव बने थे। अब देखिए वहाँ एक विवाद शुरू हुआ। कृष्णचंद्र के महासचिव बनने के बाद में, और एक विवाद इस बात से शुरू हुआ कि कृष्णचंद्र का एक उपन्यास धारावाहिक रूप से धर्म में छपना शुरू हुआ। तो वहां से ये रहा कि ये कैसी प्रगतिशीलता है। तो धीरे धीरे जो प्रगतिशीलता में रूढ़ता आती गई, 70 के दशक में आते आते महसूस करने लगे कि जैसे प्रगतिशील एक बिल्कुल ठंडा संगठन हो। और कुछ लोगों ने फिर जब ये आपातकाल भी लगा, आपातकाल में हम लोग किया और उसका प्रगतिशील लेखक तो उनकी इकाई बना हुआ, आपातकाल का समर्थन किया। वो जगह जगह जाकर कार्यक्रम पर परसाई से लेकर ज्ञान रंजन तक सबने समर्थन किया, बल्कि स्कूलों में जा कर के 20 सूत्री कार्यक्रम पर बोल रहे थे और हम लोगों के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। आपातकाल के विरोध करने वाले लोगों में एक जन चेतना का सूत्रपात हुआ और उस जन चेतना के कारण ही दोनों नाटक भी खेले शिवराम के नाटक ये शिवराम के थे, सफदर हाशमी के, यानी नुक्कड़ नाटक की विधा तभी आई प्रकाश में आपातकाल के दौरान आई। और ये शिवराम वगैरह तो बहुत आपको पता ही है, वो करते थे शिवराम, ये महेंद्र, पूरी टीम थी उनकी। जनगीत में लोग जनगीत आए और वो इस तरह से आदम गोंडवी से लेके आदम गोंडवी वगैरह ये सारे महेंद्रशील थे। तो इन लोगों ने जो है बहुत अच्छा काम किया और एक जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई 1982 में। फिर प्रदेशों में स्थापना हुई। तो जब जनवादी लेखक की स्थापना प्रदेशों में हुई तो राजस्थान का जब नंबर आया तो राजस्थान में जोधपुर में पहला सम्मेलन हुआ और जोधपुर में पहला सम्मेलन हुआ, उसमें मैं अध्यक्ष बना और हरीश भादानी महासचिव बने। हम लोगों ने एक ही निवेदन किया था और यह किया था कि भाई ये लेखक संघ है, इसलिए अध्यक्ष और महासचिव पद पर तो लेखक ही होने चाहिए, कार्यकर्ता नहीं, पार्टी के लोग नहीं, पार्टी के लोग नहीं। जैसे कि इप्टा में हुआ था। इप्टा में ये अब यही आ रहा हूँ, उस समय भी पार्टी के लोगों ने बहुत प्रयास किया, ऋत्विक घटक को निकाल दिया इप्टा से, वो देवव्रत विश्वास को निकाला। यही मैं कह रहा हूँ, जनवादी लेखक संघ की गतिविधियों ने हमारे राजस्थान में स्थान बनाया और लोग उसकी तरफ आकृष्ट भी हुए। हम अंचलों में गए, फालना एक जगह है, फालना में हमने एक अधिवेशन किया। वहाँ तो ये तक फैल गया कि साहब पुलिस पकड़ ले जाएगी, ये पकड़ ले जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ काम किया, लेकिन पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि ये संगठन भी हमारे हाथ में होना चाहिए, निकल ना जाए कहीं, क्योंकि ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसका श्रेय इनको नहीं मिले। जयपुर में दूसरा अधिवेशन हुआ तो आक्रमण हरीश भादानी पर बेहद किए गए, शिवराम भी निकाले गए।
वो मैं यही बता रहा हूं आपको। तो क्या हुआ कि ऐसे लोग थे जो मूठल थे, जिनके पास कोई रचनात्मकता नहीं थी, और हरीश भादानी मंच पर ही जार जार रोने लगे। मैंने फिर जैसे ही अपनी कुशलता से, वाक चातुर्य से, और सारा दोष अपने ऊपर लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि मैं फिर अध्यक्ष बना और हरीश भादानी फिर महासचिव बन गए। अब पार्टी वालों को लगा कि भाई हरीश भादानी नहीं, असली तो ये है, इसको हटाना चाहिए। हेतु भारद्वाज को हटाओ। तो चौहान बोले भाई ये तो प्रजातंत्र है, हेतु जी आप नाराज क्यों होते हो? मैंने कहा यार वो कौन सा प्रजातंत्र होता है? मैंने चौहान से ये सवाल किया कि वो कैसा प्रजातंत्र है जिसमें निर्णय दिल्ली में लिया जाता हो और एग्जीक्यूशन उदयपुर में होता हो, ये कैसा प्रजातंत्र है? लेकिन खैर ये हुआ। उसका दुर्भाग्य पक्ष ये रहा कि वो रचनाकारों के हाथ से निकल करके संगठन पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में चला गया, और फिर जो उसका हर्ष होना था वो आज ही हुआ। जसम में भी वही जसम में हुआ। गोरख पांडे ने जिसने तैयार किया, गोरख पांडे को आत्महत्या करनी पड़ी। वही मैं कह रहा हूँ, ये जो लोगों में जो मैं कह रहा हूँ ये व्यक्तिवादी हैं। ये लोग ज्यादा व्यक्तिवादी, हम लोग उतने व्यक्तिवादी नहीं। विचारधारा का पाखंड भी नहीं, ये विचारधारा का पाखंड नहीं है। ये जो उस विचारधारा को ओढ़ करके घुसाए उनकी व्यक्तिगत ऐशनाएं। हेतु भारद्वाज जी से हमारी लंबी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत भी हुई, मिथकों पर, लोक आस्था पर, धर्म पर। अभी ये औपचारिक बातचीत थोड़ी बहुत हुई और इसमें बहुत सारे सवाल बाकी हैं। तो आप अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विमर्श को हम आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय संवाद का विषय बने जिसमें आपकी भी हिस्सेदारी हो। धन्यवाद।